कल हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ एलेलिक फ्रिक्वेंसीज तक देख लिया था और उसके जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स हैं वो आज हम देंगे जब हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम लोगों का मेन जो टॉपिक है वो है हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल सजेस्ट क्या करता है, किसके बारे में बात करता है? इट इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप between allele frequencies and जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज। और इन दोनों को कैलकुलेट करने का जो तरीका था वो हम लोगों ने कल देखा था। तो उन्हीं दोनों फ्रीक्वेंसीज में, एलील फ्रीक्वेंसीज और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज में जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है उसको हम हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल कहते हैं। और ये ऑपरेट किस में होगा? इन अ मेंडेलियन पॉपुलेशन, जिसकी डेफिनेशन कल हम लोग देख चुके थे। ठीक है, जाहिर सी बात है जो साइंटिस्ट हैं इसके वो हार्डी और वीनबर्ग हैं। तो अगर इसको हम स्टेटमेंट में नोट कर लें तो इट वाज proposed independently, यानी कि इन्होंने अलग अलग इस रिलेशनशिप को या इस मॉडल को प्रपोज किया था। G.H. हार्डी, जो कि एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, और डब्ल्यू वीनबर्ग, ये जर्मन फिजिशियन थे। और ये प्रपोज हुआ था 1908 में। इस प्रिंसिपल से या इस इक्विलिब्रियम से या इस इक्वेशन से हमको पता क्या चलता है, क्या फायदा है? तो उसको हम अगर अलग कलर में लिखें तो इट अलाउज अस it allows us to predict a population's genotype frequencies from its allelic frequencies। यानी अगर हमको किसी पॉपुलेशन की एलेलिक फ्रीक्वेंसीज पता हैं तो हम उसके बेसिस पे या उसकी हेल्प से जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें कि कैसे अप्लाई होता है तो देखते हैं। तो हमको कंसीडर करना पड़ेगा एक जीन। लेट अस कंसीडर एन ऑटोसोमल जीन जिसमें दो एलील्स हैं, जाहिर सी बात है, हैविंग टू एलील्स, ए एंड स्मॉल ए। और ये जो एलील्स हैं ये किस में होंगी? ये एलील्स प्रेजेंट हैं इन ए पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, तभी दो एलील्स हैं। तो इन ए पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग
डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। इनकी जो एलेलिक फ्रीक्वेंसीज हैं वो हम मान लेते हैं एलेलिक फ्रीक्वेंसीज, जो डोमिनेंट जीनोटाइप है उसकी एलेलिक फ्रीक्वेंसी हम P मानते हैं और जो रेसेसिव है उसकी Q मानते हैं। एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है, तो डोमिनेंट की एलेलिक फ्रीक्वेंसी हो गई P और रेसेसिव की Q। और इस सिचुएशन में हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि देयर अकर्स रैंडम मेटिंग। रैंडम मेटिंग का मतलब क्या हो गया कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो फ्रीली अपने अदर इंडिविजुअल्स से या अदर सेक्स, ऑपोजिट सेक्स से फ्री हैं मेट करने के लिए। यहाँ पे कोई बायस नहीं है। बायस इन द सेंस कि पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स हैं एक सेक्स के, वो ऑपोजिट सेक्स से फ्रीली मेट कर सकते हैं। कोई नियम कानून ऐसा सच नहीं है कि फला की शादी या फला का जो मेटिंग है वो फला से ही होगा। रैंडम मेटिंग है। तो इस कंडीशन को एज्यूम करते हुए अगर हम आगे बढ़ें, अभी हार्डी बीनबर्ग की बहुत सारी कंडीशंस हमको एज्यूम करनी है जिसमें ये जो इक्विलिब्रियम है वो ऑपरेट होता है, तो सारी कंडीशंस हम लोग देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमको इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है? इमेजिन ऑल गैमीट्स ऑफ द पॉपुलेशन to be present in a large container। ये मान लीजिए बड़ा सा कंटेनर है और इसमें अगर वाइट वाले से हम बना रहे हैं तो ये हमने कह दिया कि दीज आर एग्स। कितने बनाए हमने? 3 3 6 7 बनाए। तो दीज आर एग्स और इसमें ऑलमोस्ट इतने ही स्पर्म्स भी प्रेजेंट हैं, लाइक दिस। 3 3 6 1 7, ये हो गए स्पर्म्स। ये एक लार्ज कंटेनर में प्रेजेंट हैं। अब कंडीशन क्या है कि किसी एग में या किसी स्पर्म में जो प्रोबेबिलिटी है ए एलील की या स्मॉल ए एलील की, वो क्या निकल के आएगी। इसका मतलब क्या हो गया? हम इसको कैसे मेंशन कर सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट एन एग और स्पर्म carries A allele is P and small a allele is Q। ध्यान से समझिएगा इस बात को। P और Q हम क्या कह रहे हैं कि ये रेस्पेक्टिव एलील्स की फ्रीक्वेंसीज हैं। तो ये P जो है A एलील कितने एक्स में होगा, कितने एक्स में प्रेजेंट होगा,
यानी कितने एक्स में कैपिटल ए एलील के पाए जाने की संभावना है, उसको हम पी से डिनोट करते हैं। दैट रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी कि आउट ऑफ दिस 7x हो सकता है 5x में ये ए कैपिटल ए एलील प्रेजेंट हो, तो p विल बी इक्वल टू 5। सिमिलर एग भी हो सकता है और वो स्पर्म भी हो सकता है, दोनों हमने यहाँ पे मेंशन किया है। सिमिलरली जो स्मॉल ए एलील है, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी है वो है q। तो ये स्पर्म में स्मॉल ए एलील भी हो सकती है। और जैसे जब हम मेटिंग कराते हैं तो क्या करते हैं, कोई डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, सपोज कि ए हेट्रोजाइगोट है, तो इसमें गैमीट्स जो बनेंगे उसमें किसी एक गैमीट में कैपिटल ए आएगा, दूसरे गैमीट में स्मॉल ए आएगा, और ये मान लीजिए कि ये स्पर्म है। सिमिलरली एग की जब हम बात करेंगे, ये भी अगर हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल हुआ तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी जो गैमीट फॉर्मेशन की होगी वो कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों हो सकती है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है कि कैपिटल ए कितने स्पर्म्स में प्रेजेंट है या एक्स में प्रेजेंट है, वो है पी, और स्मॉल ए कितने एक्स में या स्पर्म्स में प्रेजेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी है क्यू। ठीक है, तो अब इनकी होगी क्या, रैंडम मेटिंग। तो रैंडम मेटिंग में जो प्रोबेबिलिटीज निकल के आएंगी वो आपको मालूम है, ये ए वाला कैपिटल ए से मेट कर सकता है, तो जो जीनोटाइप आएगा अगले इंडिविजुअल का, नेक्स्ट जनरेशन का, वो होगा कैपिटल ए कैपिटल ए। सिमिलरली ये कैपिटल ए वाला स्पर्म जो है वो स्मॉल ए से भी मेट कर सकता है, तो द जीनोटाइप विल बी कैपिटल स्मॉल। यहाँ पे भी वही पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे भी कैपिटल स्मॉल हो जाएगा, ये कैपिटल वाला आ गया और ये स्मॉल वाला आ गया। सिमिलरली ये चौथी जो पॉसिबिलिटी है स्मॉल ए यानी कि रेसेसिव होमोजाइगोट। तो इतनी हमको इतने कॉम्बिनेशंस हमको मिलेंगे जीनोटाइप के इन दी नेक्स्ट जनरेशन। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग होमोजाइगोट ए, यानी कि इस वाले की जो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी में चांस इवेंट होता है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, इस वाले ए की, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी आई थी पी, दूसरे वाले की भी जाहिर सी बात है पी ही होगी, तो दीज विल बी मल्टीप्लाइड टुगेदर, दैट रिप्रेजेंट्स पी स्क्वायर। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग होमोजाइगोट स्मॉल ए, तो स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी थी क्यू, दूसरे वाले की भी क्यू होगी, दैट विल बी क्यू स्क्वायर। इसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग हेटेरोजाइगोट, और हेटेरोजाइगोट कौन सा था, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए इनकी प्रोबेबिलिटी डबल है, डुअल है, क्योंकि एक जगह पे जो कैपिटल ए वाला गैमीट है या कैपिटल ए वाला जो जीन है, एलील है, सॉरी, कैपिटल ए वाला जो एलील है वो स्पर्म से आ रहा है और स्मॉल ए वाला जो है वो एग से आ रहा है। दूसरे केस में स्मॉल ए वाला स्पर्म से आ रहा है और कैपिटल वाला जो है वो एग से आ रहा है। तो ये दोनों की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमको मेंशन करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ए और स्मॉल ए को, P कैपिटल ए की हो गई इंटू Q स्मॉल ए की हो गई। ये कंडीशन थी तब जब स्पर्म ने कैपिटल ए दिया और एग ने स्मॉल ए दिया, प्लस फिर से P इंटू Q, और ये कंडीशन कब आई, जब एग ने कैपिटल ए दिया और स्पर्म ने स्मॉल ए दिया। वो पीछे हमने देखा है डायग्राम में। तो इसका मतलब कि इसको, इन दोनों को हम डिनोट कर सकते हैं लाइक दिस, व्हेन sperm carries capital A and egg carries small a। यहां पे जस्ट अपोजिट केस हो जाएगा कि when sperm carries small a and egg carries capital A। तो इस तरह से दोनों की प्रोबेबिलिटी सम अप हो जाएंगी और फाइनली हमको क्या मिलेगा, एज ए रिजल्ट 2pq। तो हेट्रोजाइगोट में हमको 2pq मिल रहा है, होमोजाइगोट डोमिनेंट में p स्क्वायर मिल रहा है, होमोजाइगोट रेसेसिव में हमको q स्क्वायर मिल रहा है।
इतनी बात समझ में आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, ठीक है। अब देखो आगे क्या है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 10 डिनोटाइप फ्रीक्वेंसीज expected with random mating can be deduced from the following डायग्राम। इसको डायग्राम बना के भी हम एक एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे हम पुनेट स्क्वायर करते थे मेंडेलियन क्रॉस में। सिमिलर इज द केस हियर। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो कैपिटल ए की है वो हमने क्या माना था? पी। और फ्रीक्वेंसी जो स्मॉल ए की है वो हमको पता है कि ये है क्यू। ऊपर के साइड में हम एग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस साइड हम स्पर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी दोनों पॉसिबिलिटी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए विल बी पी हियर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए विल बी क्यू। तो यहाँ पे कैपिटल ए ये जीनोटाइप आएगा, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए वाला जीनोटाइप आएगा, यहाँ पे फिर से स्मॉल ए और कैपिटल ए लाइक दिस, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड, कैपिटल ए वाली फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो दिस विल रिप्रेजेंट पी स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगोट यानी कि पी क्यू, यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल ए यानी कि फिर से पी क्यू, और यहाँ पे स्मॉल ए क्यू विल बी मल्टीप्लाइड विद द क्यू, तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर। तो इस डायग्राम से भी हम ये जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाइनली जो हमको रिलेशनशिप मिलेगा वो क्या निकल के आ रहा है वो हम देखते हैं, जिसको जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर रहा है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन एलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी can be expressed as p square plus 2pq plus q square is equal to 1। और ये जो इक्वेशन निकल के आ रही है दिस इज कॉल्ड एज हार्डी, कैपिटल रहेगा, वीनबर्ग इक्वेशन। क्योंकि जितनी भी एलिलिक फ्रीक्वेंसीज हमको जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं उसका सम होगा 1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में जब हम निकालते हैं तो इसका सम अप या टोटल 1 होता है। अगर परसेंटेज के फॉर्म में हम निकाल रहे होते तो इट वुड हैव बीन इक्वल टू 100%। इंटू 100 आप करेंगे तो यही फ्रीक्वेंसीज जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी, जो हमने कल देखा था। तो ये है हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन। अगर हम इस फॉर्मूला की बात करें पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बेसिकली है क्या? इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द बायनोमियल एक्सप्रेशन। बचपन में ये फॉर्मूला हम लोगों को पढ़ाया गया था, p प्लस क्यू टू द होल स्क्वायर। और जब ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हम जब इलाबोरेट करते हैं तो हमको यही हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन मिलती है, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये इक्वेशन मिल गई हार्डी वीनबर्ग की। अब हमको क्या देखना है कि व्हाट इज हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है इसको हम देखते हैं, समझते हैं। तो ये वो कंडीशन है, इट इज अ कंडीशन इन विच फॉलोइंग थिंग्स occur in a population।
हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम की स्टेट में पॉपुलेशन में कौन कौन सी कंडीशंस, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो पहली जो चीज़ होती है वो होती है रैंडम मेटिंग, यानी कि जब कोई पॉपुलेशन हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है तो वो रैंडमली मेट कर रही होती है, कोई बाउंडेशन, कोई बायस नहीं होता है मेटिंग में। दूसरा है नो डिफरेंशियल सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स। नो डिफरेंशियल सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब ये हो गया कि जितने भी इंडिविजुअल्स पैदा हो रहे हैं नई जनरेशन में, वो सारे के सारे रिप्रोडक्टिवली मैच्योर स्टेज तक पहुंचेंगे ही और अगली पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन करके अपना पार्टिसिपेशन देंगे। डिफरेंशियल सर्वाइवल नहीं है। डिफरेंशियल सर्वाइवल का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मेल में कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से कई सारे मेल्स जो है वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर स्टेज तक जिंदा ही नहीं रह पा रहे हैं और बहुत कम संख्या है मेल्स की और फीमेल्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है। ऐसा होता है कई पॉपुलेशंस में, क्योंकि हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम हर जगह ऑपरेट नहीं होता है। तो डिफरेंशियल सर्वाइवल नहीं होना है, मेल और फीमेल इक्वली सर्वाइव करेंगे, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर स्टेज तक पहुंचेंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे। तो इस कंडीशन को भी एक्सप्लेन करता है इक्विलिब्रियम। देन थर्ड इज नो डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन among members of the population। ये जो थर्ड प्रोपोजिशन है वो रैंडम मेटिंग से ही डिराइव्ड है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर मेल को रिप्रोड्यूस करने का चांस ना मिल रहा हो और जो इसका साथ में है वो एक से ज़्यादा फीमेल से मेट कर रहा हो। तो ऐसी कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए। इस मेल को चांस ही नहीं मिल रहा है किसी फीमेल से मेट करने का और जो दूसरा मेल है उसको दो दो या दो से ज़्यादा फीमेल से मेट करने का चांस। तो डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। और इन सब की वजह से होगा क्या, दस नो चेंज इन जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज एंड एलील फ्रीक्वेंसीज thus no change in genotype frequencies and allele frequencies generation after generation। अगर ये सारी कंडीशंस हो रही होंगी तो ना जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी चेंज होगी उस पॉपुलेशन की और ना ही एलील फ्रीक्वेंसीज चेंज होंगी, चाहे कितनी भी जनरेशन्स पास ऑन हो जाएं। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अब हमको क्या देखना है? नाउ वी हैव टू सी the assumptions underlying Hardy-Weinberg प्रिंसिपल। मतलब कि किन assumptions के तहत जो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल है ये ऑपरेट करता है। तो जाहिर सी बात है इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions। तो वो assumptions एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है नंबर 1 रैंडम मेटिंग, जिसका जिक्र अभी हमने किया। रैंडम मेटिंग का मतलब हर एक इंडिविजुअल को पूरी आज़ादी है अपने ऑपोजिट सेक्स से मेट करने की। यानी कि ईच इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन
equal opportunity of mating with any other individual of that population. इसको कहते हैं हम रैंडम मेटिंग। अगर नॉन रैंडम मेटिंग हो रही हो इसका मतलब कि मेटिंग में कोई बायस हो, तो क्या हो सकता है, यानी कि इन नॉन रैंडम मेटिंग इफ मेंबर्स of a population choose individuals of a particular phenotype as mates oftenly यानी frequently than at random, the population is engaged in assortative mating। इस स्टेटमेंट को समझिए। अगर नॉन रैंडम मेटिंग हो रही है, नॉन रैंडम मेटिंग का मतलब क्या हो गया कि किसी स्पेसिफिक फिनोटाइप को चूज करके और तब मेटिंग हो रही है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपनी बात करें तो लोगों की बड़ी इच्छा होती है कि अगर लड़की है तो स्मार्ट, हैंडसम, गुड लुकिंग, चाल अच्छा मेट मिले, हस्बैंड मिले। आज लड़के हैं तो उनको भी लगता है कि लंबी हो, सुंदर हो, देखने में गोरी चिट्टी हो, है ना कहीं एक बायस आ रहा है जिसकी वजह से जो मेटिंग है वो नॉन रैंडम हो रही है। जैसे एक एक कैरेक्टर का एग्जांपल हम लेके ह्यूमंस की ही बात करें, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, यहाँ पे क्या है कि देयर इज असॉर्टिव मेटिंग फॉर हाइट। मतलब आपको मालूम होगा कि जो नाटा होता है उसकी शादी किसी नाटी से ही होती है। बहुत रेयर ऐसे एग्जांपल्स हमको मिलते हैं कि आदमी जो है बहुत लंबा चौड़ा एकदम फर्स्ट क्लास फिजिक वाला है और जो उसकी वाइफ है वो छोटी सी है, ठिगनी सी है। ऐसा नहीं होता है। छोटी लड़कियां हैं तो छोटे लड़के ही जनरली मिलेंगे शादी करने के लिए, ऐसी कोशिश होती है। ये दिखाया जाता है भाई, मिलाया जाता है। इसी तरह से जो लंबे लोग हैं, लंबे आदमी हैं, लंबे लड़के हैं, तो कोशिश उनकी ये रहती है कि लड़की भी ऐसी हो कि हाँ भी बगल में चले तो लगे हाँ ठीक है, पेयर कपल ठीक है। तो इसका मतलब कि शॉर्ट मैन टेंड टू मैरी शॉर्ट वुमेन एंड वाइस वर्सा। इसी का उल्टा भी सही है, लंबे लोगों को लंबी लड़कियां चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये असॉर्टिव मेटिंग हो गई, ये नॉन रैंडम मेटिंग हो गई। तो इस कंडीशन में हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो ऑपरेट नहीं करेगा। वो तभी ऑपरेट करेगा, यानी पहला अजम्पशन ही हमारा ये है कि द मेटिंग शुड बी रैंडम। लंबा हो छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, द मेटिंग शुड बी रैंडम। अब ये असॉर्टिव मेटिंग है, ये दो टाइप की हो सकती है। एक तो पॉजिटिव असॉर्टिव मेटिंग और दूसरा नेगेटिव। तो आप समझ ही गए होंगे पॉजिटिव असॉर्टिव मेटिंग का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स विद सिमिलर फिनोटाइप फिनोटाइप मेट मोर ऑफन, यानी कि छोटी छोटा लड़का छोटी लड़की या लंबा लड़का लंबी लड़की, तो सिमिलर फिनोटाइप हो गया। तो दे मेट मोर ऑफन देन एट रैंडम। सिमिलरली नेगेटिव असॉर्टिव मेटिंग का मतलब हो गया कि इंडिविजुअल्स विथ डिसिमिलर
phenotype mate more often than at random। तो यहाँ पे लंबा लड़का है और छोटी लड़की है, या लंबी लड़की है छोटा आदमी है, तो ये नेगेटिव असॉर्टिव मेटिंग हो गई। नॉन रैंडम जो मेटिंग होती है वो और तरीकों से भी हो सकती है, सिर्फ हम फिनोटाइप के बेसिस पे नहीं कह सकते इसको, और भी तरीके हैं। तो वो क्या है? तो नॉन रैंडम मेटिंग also occurs when individuals involved in mating are either genetically more closely related or genetically more distantly related। तो दोनों ही रैंडम मेटिंग नॉन रैंडम मेटिंग कहलाएगी। अगर जेनेटिकली बहुत क्लोजली रिलेटेड है तो भी जो मेटिंग हो रही होगी दैट विल बी नॉन रैंडम, क्योंकि वहाँ बायस है कि हमको प्रॉक्सिमिटी चाहिए। अगर बहुत डिस्टेंटली रिलेटेड है तो भी वहाँ पे बायस है कि हमको बहुत दूर के या अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में मीटिंग करानी है। तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ टर्म्स हैं। जैसे सबसे पहला टर्म है इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में आपको मालूम होगा इसका मतलब क्या होता है? मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स। अगर बहुत क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में मेटिंग हो रही हो दैट इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग। जैसे कि मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, और ह्यूमंस के केस में इसको हम कहते हैं कॉन्सेंजीनियस मेटिंग, नॉट मीटिंग, कॉन्सेंजीनियस मेटिंग, जहाँ पे सिबलिंग्स को छोड़ के और बाकी लोगों से मेटिंग होती है, मैरिज होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंजीनियस मेटिंग। दिस इज नॉट बायोलॉजिकली दिस इज नॉट फीजिबल, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि इन ब्रीडिंग लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड एज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। और इसमें होता क्या है बेसिकली, यानी कि इट लीड्स टू इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इसमें होता यह है कि जो रेसेसिव जीन्स हैं वो दे टेंड टू कम इन होमोजाइगस स्टेट, और हमको मालूम है कि मेजॉरिटी ऑफ जो रेसेसिव जीन्स हैं ए बी बी सी सी, इन्हीं में म्यूटेशंस होते हैं। अगर डोमिनेंट जीन में म्यूटेशन हो रहा है तो वो और वो म्यूटेशन अगर हार्मफुल है, और हमको मालूम है कि मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर हार्मफुल, तो किसी इंडिविजुअल में अगर डोमिनेंट म्यूटेशन है, सपोज उसका जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको मिटाते हैं यहाँ पे, किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये जो डोमिनेंट एलील है ये म्यूटेटेड है अगर, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस विल एक्सप्रेस इटसेल्फ in that individual at once, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। और म्यूटेटेड एलील है, इसका मतलब हार्मफुल है, इसका मतलब कि उस इंडिविजुअल में बीमारियां आएंगी। लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि मेजॉरिटी ऑफ म्यूटेशंस जो होते हैं वो रेसेसिव होते हैं, यानी कि दे आर वेरी लेस फ्रिक्वेंटली, क्या हो गया इसको, चल नहीं रहा है, दे आर, यहाँ पे चल ही नहीं रहा है, अच्छा एक सेकेंड, तो दे आर वेरी लेस फ्रीक्वेंटली रेसेसिव, सॉरी दे आर वेरी लेस फ्रीक्वेंटली डोमिनेंट। क्योंकि अगर म्यूटेशन हार्मफुल है और वो डोमिनेंट स्टेट में है तो जिस भी इंडिविजुअल में जाएगा उस इंडिविजुअल के सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन, इन दोनों एबिलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो या तो वो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं करेगा, या अगर अपनी जनरेशन में वो सर्वाइव कर लिया किसी तरह से तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो अगली प्रोजेनीज नहीं पैदा होंगी, तो कुल मिला के वो एलील
वो डोमिनेंट एलील जो है वो पॉपुलेशन से गायब हो जाएगी। लेकिन जब इनब्रीडिंग होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो म्यूटेशंस, मोस्टली जो रेसेसिव म्यूटेशंस हैं, वो एक दूसरे के साथ साथ आ जाते हैं एंड दे देन एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो ऐसी कंडीशन में भी बहुत सारी जो है बीमारियां, स्पेशली जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि फिर डिस्टेंटली रिलेटेड या अनरिलेटेड इंडिविजुअल से अगर मीटिंग कराई जाए तो दैट इज़ कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। एंड हाइब्रिडाइजेशन प्रोवाइड्स हाइब्रिड वीगर। वीगर का मतलब कि एबिलिटी, कैपेबिलिटी। तो ये हाइब्रिड वीगर, या जिसको हम हेटेरोसिस कहते हैं, ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको ओवरकम कर देता है। खैर, तो दिस वाज अबाउट इन ब्रीडिंग। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में बेसिकली क्या होता है, मेटिंग बिटवीन जेनेटिकली अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स। और ये फायदेमंद है। फायदेमंद क्यों है? क्योंकि जब जेनेटिकली अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स होंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डिफरेंट टाइप्स की एलील्स जो है वो एक दूसरे के साथ में आएंगी एंड दे विल प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशंस दैट विल क्रिएट न्यू वेरिएशंस। और उसमें पूरी संभावना है कि ये जो न्यू वेरिएशंस हैं वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रिप्रोडक्टिव एंड सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड करें। यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के लिए पूरा जो बेस है वो तैयार करें। तो आउट ब्रीडिंग इज गुड वाइल इन ब्रीडिंग इज रिलेटिवली हार्मफुल। ये तो हो गया पहला एजम्पशन, रैंडम मेटिंग। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड एजम्पशन की। किस कलर से किया था हमने? ब्लू। सेकंड एजम्पशन जो हमारा है, ये एजम्पशन हम क्यों कर रहे हैं? ये एजम्पशंस जो हैं इसलिए कर रहे हैं ताकि एक्चुअली दीज एजम्पशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम टू ऑपरेट। तो पहला एजम्पशन हमने देखा रैंडम मेटिंग। दूसरा एजम्पशन जो है वो है नो नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन अगर हो रहा होगा तो उस पॉपुलेशन में हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। तो अगर हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करना है तो नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है इन दिस केस, ऑल जीनोटाइप्स आर इक्वल इन viability and fertility. That is, there is no natural selection for a particular genotype. मतलब जितने भी जीनोटाइप्स अवेलेबल हैं, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो ये वाला हो, सारे के सारे जो है इनकी वायबिलिटी यानी इनका सर्वाइवल और इनकी फर्टिलिटी यानी इनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ये इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नेचर ने इस वाले जीनोटाइप को सेलेक्ट कर लिया, ये ज़्यादा फेवरेबल है और ये ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर रहा है या ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पा रहा है, तो फिर क्या होगा, ये और ये दोनों फिर नहीं अच्छे से सर्वाइव या रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब अगर इस स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से प्रेजेंट करें तो इसका मतलब ये हो गया कि नो इंडिविजुअल हैज़ अ रिप्रोडक्टिव
and survival advantage over another ड्यू टू इट्स जीनोटाइप। मतलब कि उसके जीनोटाइप की वजह से उसको कोई रिप्रोडक्टिव या सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए, उसी केस में हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है स्टेब्लिश हो पाएगा। तो नो नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो फिर सवाल आता है कि आखिर नेचुरल सिलेक्शन है क्या, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें। तो नेचुरल सिलेक्शन एक्चुअली में क्या है? इट इज अ प्रोसेस वेयर one phenotype and therefore its corresponding genotype leave more offsprings than another genotype measured by reproduction and survival। नेचुरल सिलेक्शन में बेसिकली क्या होता है, कोई स्पेसिफिक एडवांटेजियस फिनोटाइप जो है उसको नेचर सेलेक्ट कर लेती है। तो जब वो फिनोटाइप सेलेक्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है उस फिनोटाइप के लिए जीनोटाइप ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसका मतलब उस जीनोटाइप को कैरी करने वाला इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा फेवर किया जा रहा है बाय द नेचर, और इसकी वजह से उसके पास रिप्रोडक्टिव और सर्वाइवल एडवांटेज है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को पैदा कर रहा है। तो फिर यहाँ पे एक बायस आ गया, यहाँ पे सारी चीज़ें इक्वल नहीं रह गई, तो कैसे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा? तो इसलिए कंडीशन क्या होगी इक्विलिब्रियम के लिए कि नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। ये दूसरा अजम्पशन है। थर्ड अजम्पशन, है नो म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन हो गया तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। इस केस में क्या होता है? इन दिस केस द इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशन on allele frequencies are negligible। यानी कि जो म्यूटेशन हो रहा है वो ऑलमोस्ट ना हो, या अगर थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो उसकी वजह से एलील फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशन ऑन एलील फ्रीक्वेंसीज आर नेग्लिजिबल, तभी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो पाएगा। तो इफ ए पॉपुलेशन, नॉट पॉपुलेशन, इफ ए पर्टिकुलर लोकस, जीन लोकस तो आप समझते हैं ना, क्रोमोसोम में किसी पर्टिकुलर जो लोकेशन होती है कोई जीन की, उसी को हम लोकस कहते हैं। तो इफ ए पर्टिकुलर लोकस शोज हाई म्यूटेशन रेट, there will be a steady increase in the proportion of mutant alleles in that population। मान लो ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में किसी स्पेसिफिक साइट पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस हो रहे हैं। ये पर्टिकुलर लोकस जो है जीन का वो बहुत ज़्यादा हाई म्यूटेशन रेट शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगली जनरेशन जब आएगी तो अगली जनरेशन में जो दो क्रोमोसोम्स बनेंगे लाइक दिस, सेल डिवाइड करेगी ऑफ कोर्स, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे तो म्यूटेशन में ये फॉर्म था इसका, यहाँ पे फिर चेंज हो गया, ब्लू हो गया, यहाँ पे रेड हो गया।
इसका मतलब कि जैसे जैसे इस म्यूटेशन को कैरी करने वाले या इस लोकस पे म्यूटेशन होने की वजह से जो ये क्रोमोसोम्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगे, वैसे वैसे ऐसे नंबर ऑफ ऐसे इंडिविजुअल्स की संख्या बढ़ेगी जिनमें ये म्यूटेंट एलील्स प्रेजेंट होंगी, और उस कंडीशन में भी हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो इसलिए तीसरा जो अजम्पशन है हमारा वो क्या है, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। फोर्थ अजम्पशन, चौथा अजम्पशन है नो माइग्रेशन। ये सब एजम्पशन हम क्यों कर रहे हैं, या हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में ये एजम्पशंस क्यों किए जाते हैं? क्योंकि ये जो इक्वेशन है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, इट हैज़ टू बी इक्वल टू 1। एलेलिक फ्रीक्वेंसीज या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज मस्ट नॉट चेंज। तो ये एजम्पशन करना जो है वो मैंडेटरी है। अगर कोई भी ऐसा आप देखिए यहाँ पे राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अगर हम रैंडम मेटिंग नहीं करवा रहे हैं, हम नॉन रैंडम मेटिंग करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एलील फ्रीक्वेंसीज चेंज होंगी। अगर टॉल इंडिविजुअल्स सिर्फ दूसरे टॉल इंडिविजुअल्स के साथ मेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है टॉलनेस को या ज़्यादा हाइट को कोड करने वाली एलील्स जो होंगी उनकी तादाद पॉपुलेशन में बढ़ेगी, और अगर उनकी तादाद बढ़ेगी तो एलीलिक फ्रीक्वेंसीज जाहिर सी बात है चेंज होंगी। सिमिलरली अगर हम सेकंड पॉइंट की सेकंड अजम्पशन की बात करें, नो नेचुरल सिलेक्शन, तो अगर यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन होने लगेगा तो कोई पर्टिकुलर जीनोटाइप जो है वो फेवर किया जाएगा बाय द नेचर, तो उस पर्टिकुलर जीनोटाइप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एलील्स हैं उनकी भी तादाद बढ़ेगी, तो भी एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, जो कि नहीं होना चाहिए अगर इक्विलिब्रियम बनाना है तो। नो म्यूटेशन, अगर म्यूटेशन होगा तो भी एलील की फ्रीक्वेंसीज चेंज होंगी, क्योंकि एलील खुद ही चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, तो फ्रीक्वेंसी भी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होगी। माइग्रेशन, माइग्रेशन का जिक्र अगर हम करें तो माइग्रेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर ये सपोज करिए कि कोई पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स जो है वो बाहर से आ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज इम माइग्रेशन। और अगर कुछ इंडिविजुअल्स इसमें से निकल के बाहर जा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं ई माइग्रेशन। तो अगर कुछ नए इंडिविजुअल्स इस पॉपुलेशन में आए तो जाहिर सी बात है अपने साथ वो अपनी जीन्स भी ले आएंगे, यानी अपनी एलील्स भी ले आएंगे, तो यानी कि इस पॉपुलेशन में जो एलील्स हैं वो बदलेंगी, बढ़ेंगी। सिमिलरली अगर कुछ इंडिविजुअल्स निकल गए तो अपने साथ वो अपनी एलील्स, अपने जीन्स भी लेकर गए, यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन में एलील्स चेंज हो गई। तो अगर नई एलील्स ऐड हो रही हैं तो भी जीन फ्रीक्वेंसी या एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अगर पुरानी एलील्स, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलील्स बाहर निकल रही हैं तो भी एलीलिक फ्रीक्वेंसीज चेंज होंगी, और उसकी वजह से जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए माइग्रेशन भी नहीं होना चाहिए। तो इसके पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें, नो माइग्रेशन का मतलब क्या है कि हियर द इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन on allele frequencies should be negligible। माइग्रेशन अगर थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो उसकी वजह से एलील की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में माइग्रेशन का क्या मतलब है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स की स्टडी में माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल यहाँ पे पैदा हुआ और यहाँ से वो बाहर चला गया और बाहर जाके दूसरी किसी पॉपुलेशन में वो रिप्रोड्यूस कर रहा है या अपनी एलील्स को ऐड कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे माइग्रेशन, ई माइग्रेशन स्पेसिफिकली।
लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल यहाँ पे पैदा हुआ, दूसरी पॉपुलेशन में गया और वापस से आके इसी पॉपुलेशन में उसने रिप्रोड्यूस किया, तो किसी तरह का माइग्रेशन नहीं हुआ। ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स ऐसा मानती है और ऐसा होता भी है। जाहिर सी बात है, जिन एलील्स को लेकर आप यहां से निकले थे, आप वापस आकर उन एलील्स को अपनी ही ओरिजिनल पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो किसी तरह का कोई माइग्रेशन नहीं हुआ। इस पॉइंट को अगर हम मेंशन कर दें कि इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स माइग्रेशन मीन्स the movement of an organism from the population in which it was born to another in which it reproduces। तो जहां पैदा हुआ वहां ना रिप्रोड्यूस करके वो दूसरी पॉपुलेशन में जाके रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब माइग्रेशन हो गया। लेकिन इफ एन ऑर्गेनिज्म returns to the population where it was born and reproduces, then there is no migration। तो इस तरह से पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है वो माइग्रेशन को डिफाइन करता है। तो ये हो गया हमारा चौथा एजम्पशन। अब इसके बाद हमारा लास्ट एजम्पशन है, पांचवा, और वो क्या है? लार्ज पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज को लार्ज होना पड़ेगा अगर हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना है तो इस कंडीशन में क्या होगा? हियर द पॉपुलेशन इज sufficiently large so that allele frequencies do not change from one generation to the next due to chance event। जैसा हमने आपको बताया था जब जेनेटिक ड्रिफ्ट बता रहे थे कि वहाँ पे पॉपुलेशन साइज बहुत स्मॉल होता है, तो अगर कोई रैंडम चांस इवेंट हो जाती है, हाथी का पैर पड़ गया था अगर बीटल्स के ऊपर, तो वहाँ पे ब्लू कलर वाले बीटल्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए थे, तो अगली जो पॉपुलेशन तैयार हो रही थी वो सिर्फ मोस्टली रेड कलर्ड बीटल्स की ही थी। लेकिन अगर लार्ज पॉपुलेशन साइज होगा तो ऐसा होने की संभावना नेग्लिजिबल है कि चांस इवेंट से जो है पूरी की पूरी एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, और वो हमको चेंज नहीं करनी है क्योंकि हमको हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रखना है। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट इज नॉट ऑपरेबल, यानी कि अगर लार्ज साइज होगा पॉपुलेशन का तो जेनेटिक ड्रिफ्ट उसमें ऑपरेट नहीं होगी। जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में ऑपरेट होती है। जितनी स्मॉल होती जाएगी पॉपुलेशन, उतना ज़्यादा जेनेटिक ड्रिफ्ट की पॉसिबिलिटी उसमें बढ़ती जाएगी। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट को अगर हम फिर से डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ द रैंडम चेंज इन allele frequencies from one generation to the next in a population by
चांस अलोन, चांस इवेंट होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल। ड्यू टू सैम्पलिंग एरर, ड्यू टू सैम्पलिंग एरर। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक इफेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। तो बॉटल नेक इफेक्ट क्या है वो आप समझ लीजिए। दिस इज बॉटल नेक इफेक्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए ये बॉटल है और इसमें कई कलर के बॉल्स जो है वो प्रेजेंट हैं, छोटे छोटे कंचे। इसको जब हम पलटते हैं किसी ग्लास में या किसी जार में, तो देयर देयर इज अ वेरी रैंडम इवेंट और बाय चांस किसी स्पेसिफिक कलर के ही बॉल्स जो है वो इसके मुंह से निकल के आएंगे इस ग्लास जार में। ये हम कहते हैं कि ये सर्वाइविंग पॉपुलेशन है। ओरिजिनल पॉपुलेशन में जो आप कलर्स देख रहे हैं वो बहुत वेरिएबल हैं, लेकिन जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन है इसमें बहुत लिमिटेड कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। और अब यही पॉपुलेशन आगे रिप्रोड्यूस करेगी, यानी कि अब इसके बाद जो एलील की फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस बॉटल नेक इवेंट। बॉटल नेक मतलब कि बॉटल का जो नेक वाला हिस्सा है वो क्या कर रहा है, वो सैम्पलिंग एरर कॉज कर रहा है। सैम्पलिंग एरर का मतलब क्या हो गया कि सैम्पलिंग अगर प्रॉपर होती तो जितनी भी एलील्स यहाँ पे या जितने भी कलर की बॉल्स हमको नज़र आ रही हैं उनका कम से कम एक एक रिप्रेजेंटेटिव तो इस पॉपुलेशन में, इस सर्वाइविंग पॉपुलेशन में आना चाहिए था। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस बॉटल नेक इफेक्ट और बिकॉज ऑफ दिस सैम्पलिंग एरर सिर्फ दो टाइप के यहाँ पे हमको कलर्स दिख रहे हैं। और यही दो टाइप के कलर्स, या इसको हम अगर फ्रीक्वेंसी मान लें एलील की, तो यही दो टाइप की एलीलिक फ्रीक्वेंसीज आगे पॉपुलेशन में कैरी फॉरवर्ड होंगी। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ चांस इवेंट जो सिर्फ चांस की वजह से होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द सैम्पलिंग एरर। और उसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द बॉटलनेक इफेक्ट। इतने एजम्पशंस हमने देख लिए, 5 एजम्पशंस हम लोगों ने देख लिए जिसकी वजह से हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम ऑपरेट होता है। तो यानी कि हम फाइनल स्टेटमेंट क्या कह सकते हैं कि इफ दीज एजम्पशंस आर मेट विथ, यानी कि ये एजम्पशंस अगर लागू हो गए, देन ए पॉपुलेशन इज expected to be in Hardy-Weinberg equilibrium। ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में दो रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इन दिस सिचुएशन two results are expected। Number one, the frequencies of alleles will not change from one generation to next। भाई जब हमने चेंज के सारे ऑप्शंस ही खत्म कर दिए अपनी अजम्पशंस में, तो कैसे एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? तो फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, इसको हम कहते हैं एलेलिक फ्रीक्वेंसी इक्विलिब्रियम। और जो दूसरा रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो क्या है कि द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज will be in proportions to p square plus 2pq plus q square, and the population will be said to be in Hardy-Weinberg equilibrium।
ठीक है, तो सारी एजम्पशंस अगर हो गई, मेट विथ, यानी कि सारी एजम्पशंस अगर लागू हो गई, तो ना एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और ना जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज चेंज होंगी, यानी कि पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा होता है? मोस्टली ऐसा नहीं होता है। तो यानी कि इन रियलिटी नो पॉपुलेशन satisfies the Hardy-Weinberg इक्विलिब्रियम। आप ही से कह दिया जाए, लड़कियां कोई काला मोटा भद्दा सा हस्बैंड चुन लो, चुनोगी? नहीं। लड़के, लड़कों को तो उर्फी जावेद चाहिए, आजकल वही तो चल रही है। तो ऐसा नहीं होता कि रैंडम मीटिंग हो रही हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इन रियलिटी नो पॉपुलेशन सेटिस्फाइज द हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम कंप्लीटली। इसका कोई फायदा भी है क्या कि अगर कोई पॉपुलेशन हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसका क्या फायदा है? इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। अगर, इवोल्यूशन। यस, अगर कोई पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब वो इवॉल्व नहीं कर रही है। जब इस पॉपुलेशन से वो डेविएट होगी, सॉरी, जब इस इक्विलिब्रियम से वो डेविएट होगी वो पॉपुलेशन, तो इसका मतलब जितना ज़्यादा डेविएशन होगा उतना ज़्यादा वो इवॉल्व की, उतना ज़्यादा उसमें इवोल्यूशन हुआ। तो ये लास्ट स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि द एक्सटेंट टू विच ए पॉपुलेशन shifts from the Hardy-Weinberg equilibrium represents the extent of evolution of that population। तो जितना ज़्यादा इक्विलिब्रियम से डेविएट करेगी कोई पॉपुलेशन, उतना ज़्यादा उसमें इवोल्यूशन हुआ। और इसी को कैलकुलेट करने के लिए ये पूरा हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इस्तेमाल किया जाता है।